नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और तमाम तरह के वंचितों को न्याय दिलवाने की लड़ाई में राहुल गांधी अब इतना आगे निकल चुके हैं कि मोदी सरकार के लिए मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। न्याय की इस लड़ाई में राहुल गांधी को एक बड़ी जीत आज मिली है और तब ये जीत मिली जब मोदी सरकार ने लैटरल एंट्री के अपने फैसले को वापस ले लिया। और न केवल वापस लिया बल्कि यह भी कहा कि संविधान में समानता की जो बात कही गई है, आरक्षण का जो प्रावधान है संविधान में, उसका पालन करते हुए अब नया फैसला लिया जाएगा और इस फैसले को हम वापस लेते हैं। इस मामले में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है वो आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी, ये चिट्ठी देख लीजिए, आ गई चिट्ठी हमारे सामने और जितेंद्र सिंह ने चिट्ठी लिखी है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का एक और ऐलान सुन लीजिए, और यह ऐलान राहुल गांधी का बहुत इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में आज किया है। और उस ऐलान में राहुल गांधी ने साफ साफ जो बातें कही हैं, राहुल गांधी की उस बाइट को जरा ले आइए जब राहुल गांधी आज रायबरेली में थे और उन्होंने पिछवाड़िया गांव में जो बातें कही बहुत महत्वपूर्ण है, उसको जरा सुन लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। सुनिए। यहाँ पे पूरी भीड़ है, ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दलित युवा को जान से मारा गया है, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। मैंने परिवार से फोन पीछे करो, फोन पीछे करो जी से बात की। उन्होंने कहा कि थोड़ा नीचे करो यार, बाल काटता है। 6-7 बार युवा आए उसके पास और उन्होंने उससे बाल कटवाए और पैसे नहीं दिए। आखिरी बार पैसे नहीं दिए तो लड़के ने कहा कि देखिए भाई फोन पीछे कर, आज आप मोबाइल पैसे दीजिए। और उसके बाद उसकी हत्या, उसके भाई की हत्या की गई। तो क्लियर कट अन्याय हुआ है, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? न्याय मिलेगा इन्हें। फांसी दो, ये कानून के पर है, ये मेरा काम नहीं है। पीटिया थोड़ा नीचे, कानून लागू करवाना, दबाव डालना, वो मेरा काम। मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगा। दलित परिवार है, इसीलिए ये हो रहा है। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, ठीक है? क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते, सही? आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो और मैं यहाँ दलितों की रक्षा करने आया हूँ, उनकी बात उठाने आया हूँ, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करूँ। आपको बता दूं दोस्तों कि आज स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। यहां उनके कई कार्यक्रम थे और लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में आया राहुल गांधी का ये बयान जो उन्होंने नसीराबाद थाना क्षेत्र के पिछवाड़िया गांव में दिया। दरअसल ये वही गांव है जहां बीते दिनों एक दलित युवक की गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई थी और इसे लेकर दलित समाज में बेहद नाराजगी है क्योंकि पुलिस प्रशासन अब तक मुख्य मास्टरमाइंड या साजिशकर्ता को नहीं पकड़ पाया है। राहुल गांधी ने भीड़ के बीच पत्रकारों से चर्चा में यही कहा कि पुलिस को कार्रवाई करनी होगी और वो पीछे नहीं हटेंगे। यह भी आप सुन रहे थे। राहुल गांधी के इस ऐलान के बाद क्या योगी सरकार दबाव में आती है, ये देखना होगा, क्योंकि केंद्र में मोदी लगातार राहुल के दबाव में आते हुए दिख रहे हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड का बिल आपने देख लिया,
जिसे जेपीसी में भेजना पड़ा। ब्रॉडकास्ट बिल पर यू टर्न के बाद अब मोदी सरकार ने लैटरल एंट्री के फैसले पर भी यू टर्न ले लिया है। आप जानते हैं कि इस मामले पर शनिवार को एक विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट आया था और उस विज्ञापन के आने के साथ विपक्ष का विरोध भी सामने आ गया था। राहुल गांधी ने इसे दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के खिलाफ साजिश करार दिया था। कांग्रेस ने कहा था कि पिछले दरवाजे से आरक्षण को खत्म करने की साजिश मोदी सरकार ने रची है। फिर समाजवादी पार्टी, फिर बहुजन समाज पार्टी, फिर राष्ट्रीय जनता दल, इन तमाम पार्टियों के विरोध भी सामने आए और आज मोदी के हवाले से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी की चेयरपर्सन को पत्र लिखकर कहा है कि इस विज्ञापन को वापस लिया जाए। इस चिट्ठी में जो बात लिखी गई है उसमें यह है, दो चार महत्वपूर्ण बातें जो आपके सामने रख रहा हूं, वो ये कि संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप लैटरल एंट्री की जरूरत का आह्वान किया गया और विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधान का जिक्र किया गया है। यानी अब सरकार अगर लैटरल एंट्री लाती है तो उसमें आरक्षण का पालन किया जाएगा। यह साफ तौर पर विपक्ष की जीत और मोदी सरकार की हार है। इसी के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। राहुल गांधी के उस ट्वीट को जरा स्क्रीन पर लाइए। बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट उसके बाद राहुल गांधी करते हैं और राहुल गांधी लिखते हैं कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लैटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद, ये लिख रहे हैं राहुल गांधी। और इनके बाद वहीं पर राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है। क्या कुछ कहा, जरा तेजस्वी यादव के बाइट को भी ले आइए। बहुत महत्वपूर्ण बात तेजस्वी यादव भी इसी मसले पे कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। और जानकारी हम लोगों ने दिया, ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC ST विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये लोग सब लोग जो है टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इनकी सरकार जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। आपका सिविल सर्विसेज है, आयोग बना हुआ है, उसके जरिए यूपीएससी है, सब चीज़ है, IAS IPS की बहाली का प्रक्रिया है, उसके थ्रू होता है, परीक्षा होती है, उसमें आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं और ये लोग लेटरल के बहाने जो है आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहते हैं। बताइए, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी आरक्षण के IAS और IPS भर्ती हो जाएंगे। तो आप सुन रहे थे यहां तेजस्वी यादव को। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान और नीतीश कुमार का नाम लिया। हालांकि कल ही चिराग पासवान ने इस फैसले का विरोध किया था और नीतीश कुमार की पार्टी के KC त्यागी ने भी इसे विपक्ष को मुद्दा देने वाला फैसला बताया था। यानी मोदी अपने सहयोगियों के भी दबाव में हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस बात पर विपक्ष ने विज्ञापन आते ही विरोध किया था, उस पर फैसला लेने में इन दलों को इतना वक्त क्यों लग गया? क्या उन्हें विज्ञापन की भाषा समझ नहीं आई, अंग्रेजी समझ में नहीं आई, या फिर मोदी सरकार का संविधान विरोधी मकसद नजर नहीं आया? बहरहाल अखिलेश यादव ने भी अब अपने आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव इसी मसले के बाद साफ साफ उन्होंने अपनी घोषणा की है। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना यह फैसला भी वापस लेना पड़ा है। भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी लैटरल भर्ती के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन के आह्वान को स्थगित करती है। साथ ही ये संकल्प लेती है कि भविष्य में भी ऐसी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देगी। वह पुरजोर तरीके से इसका निर्णायक विरोध करेगी। जिस तरह से जनता ने हमारे 2 अक्टूबर के आंदोलन के लिए जुड़ना शुरू कर दिया था, यह उस एकजुटता की भी जीत है। लैटरल एंट्री
ने भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। कुल मिलाकर लेटरल एंट्री मामले में मोदी बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और अब वो चाहे जितना आरक्षण का समर्थन देने या संविधान की पूजा करने वाला खुद को बताएं, देर तो हो ही गई है दोस्तों। क्योंकि आरक्षण की बात करिए, संविधान की पूजा कीजिए, संविधान को सिर माथे लगाइए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन ये तय है, इतना अब देश की जनता जानती है कि बाएं दाएं करते हुए आप संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात अब देश की जनता जान रही है। लेकिन उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब चूंकि 303 वाली सरकार ये नहीं है बीजेपी की, ये 240 वाली सरकार है, इसलिए अब बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को अपने सहयोगी दलों को की तरफ भी देखना पड़ रहा है। और जैसे ही कल जीतन राम मांझी हो या केसी त्यागी हो या चिराग पासवान हो, इन लोगों ने जैसे ही अपनी बातें रखना शुरू करी, उसके बाद से आपने देख लिया कि परिस्थितियां क्या बन गई हैं। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या मोदी इस बार अपनी सरकार बचा पाएंगे। आप सोच रहे होंगे ये कह क्या रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही कह रहा हूं। क्या मोदी अपनी सरकार बचा पाएंगे? एक नहीं 3 यू टर्न, या ऐसे ही चलाते रहेंगे 5 साल तक अपनी सरकार? मोदी को आखिर क्यों वापस लेना पड़ा है इतना बड़ा फैसला, और राहुल ने कैसे बढ़ा दी है बीजेपी की टेंशन? ये सब आज समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनके पास चलते हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम 3 वरिष्ठ साथी अभी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं और डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा शकील जी, आखिर आपके सिर के आपके बिल्कुल ऊपर वाले विंडो में, आप तीनों के ऊपर वाले विंडो में जो शख्स दिखाई दे रहा है, नाम राहुल गांधी है। नींद क्यों हराम कर रखी है इन्होंने नरेंद्र मोदी की? राजीव जी, आप ही की बात से शुरू करना चाहेंगे कि अगर ये सरकार ऐसे ही चलती रहे, अपने फैसले वापस लेती रहे, राहुल की सुनती रहे, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, चलने दीजिए, जनता का हित हो रहा है। अभी आपने 3 फैसले बताए जो वापस लिए, एक और फैसला है बहुत बड़ा, उसको भी वापस लिया था इन्होंने, कैपिटल गेन टैक्स का। बजट में लगाया था मिडिल क्लास के ऊपर, छोड़ा किसी को नहीं था, लेकिन जब मिडिल क्लास का विरोध हुआ तो उसको वापस लेना पड़ा। बहुत खतरनाक टैक्स था ये। जो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करता है मिडिल क्लास, उसके पास कुछ ज्यादा होता नहीं है, एक ले दे के किसी तरह कुछ प्रॉपर्टी बना लेता है वो, तो उसको जब दोबारा अगर वो बेचने की सोचता है तो उस पर जो टैक्स देना पड़ रहा था उसको वापस लेना पड़ा इन्हें। तो जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं, जो ये सामने बाइट दे रहा है, अभी आपने देखा कि उसने मीडिया से फिर कहा कि ड्रेल मत करिए। ये हद हो गई। सबको मालूम है कि राहुल वहां एक स्पेसिफिक इशू के लिए आए हुए हैं, मतलब वहां पे सामंतवाद का वो सारा इलाका तो हमारा बहुत घुमा हुआ है, देखा हुआ है कई बार का, मालूम है वहां क्या हाल है कि जिस लड़के की हत्या हुई है उसके भाई जो है वो कटिंग का काम करता है, बार्बर है, और वो 6 या 7 बार मुफ्त में 6-7 लोगों के बाल बना चुका है, मना भी नहीं कर सकता। पैसे नहीं दे रहा है कोई, उसको मालूम है कि इस बार भी नहीं देंगे तो मना भी नहीं कर सकता, मना करेंगे तब भी मार डालेंगे। इतना बुरा हाल वहां पे है। और इस अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, ये पूरे क्षेत्र में इसकी लड़ाई राहुल गांधी ने 2004 से ही लड़ी है, हमेशा लड़ी है। और इसीलिए जो है अभी अमेठी की सीट वापस कांग्रेस से जीती और रायबरेली से वो खुद जीत के आए। जनता के बीच में एक बहुत बड़ा आतंक का माहौल वहां रहता है अगर ये परिवार या राहुल गांधी वहां नहीं रहते हैं तो, जो पिछले 5 साल में सबने देखा। न रायबरेली में, न अमेठी में, न प्रतापगढ़ में, न सुल्तानपुर में, कहीं पे भी जनता की, आम जनता की, गरीब की, दलित की, पिछड़े की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ये जो इतनी सीटें जीत के अखिलेश वहां वापस आए हैं और आज एक बड़ा नाम बन गए हैं, उसकी वजह यही है
कि वहां पे सामंतवाद, वहां पे दबंगी, वहां पे दादागिरी बहुत बुरी हालत में रहती है। तो राहुल गांधी के अंदर वो हिम्मत है, साहस है, जो उसका मुकाबला करते हैं और वहां पे उसका वो जवाब देते हैं। अब थोड़ी सी बात हम इसकी कर लें, जो सबसे बड़ा आज का मुद्दा है कि जो सरकार को वापस लेना पड़ा है लेटरल एंट्री। ये देखिए, हाँ, तो ये देखिए कि ये जो है लेटरल एंट्री जो है, इसके ऊपर कल तक वो इस तरह बोल रहे थे कि ये नेहरू ने किया है, ये मनमोहन सिंह और मोन्टेक सिंह अहलूवालिया इसके जरिए आए हैं। तो हमने आज कहा कि कल ये भी बोल सकते हैं कि अग्निवीर भी इन्होंने ही किया था। शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो तो पहले से चला आ रहा है, वो अफसरों का शॉर्ट सर्विस कमीशन था, ये सिपाहियों का शॉर्ट सर्विस कमीशन है। देखिए, लेटरल एंट्री का मतलब होता है पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से लोगों को भर्ती करना। केंद्र सरकार में, वित्त में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, इसमें अपने क्षेत्र के जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ होते थे उन्हें सरकार अपनी सेवाओं में लेती थी, उन्हें ऑफर करती थी, वो कोई एप्लीकेशन नहीं देते थे। इसको ये लेटरल एंट्री बता रहे हैं। वो लेटरल एंट्री नहीं थी, वो विशेषज्ञों को अपने साथ लेने का उनको ऑफर था, उनसे अनुरोध था, तब वो साथ में आते थे। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, जिन मनमोहन सिंह को लिया गया था वित्त विभाग में। अभी ये जो तुम ले रहे हो, इनमें से कोई प्रधानमंत्री बनेगा देश का? ये जो तुम मिडिल रैंक में ले रहे हो, ये सारे के सारे जो भर्ती होते हैं मीडियोकर्स होते हैं, औसत दर्जे के, एवरेज दर्जे के लोग होते हैं ये। अभी आप देखिए कि जो लेटरल एंट्री की जो इतनी बात हो रही है, इसके अंदर अभी एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अभी 368 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। वो वापस नहीं ली है अभी, क्योंकि उस पर चर्चा नहीं है ज्यादा। और उसमें ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखते क्या है? ऑल द वैकेंसीज आर अनरिजर्व्ड, ये लिख देते हैं, लिखा हुआ है उस पर। 368 पदों पे है और अभी तक 10 साल में सैकड़ों लोगों को भर्ती किया जा चुका है इसके जरिए जी। ये सीधा का सीधा जो है, जो मेरिट की इतनी बात करती है, मेरिट के ऊपर डाका है। ये आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज के लिए लड़के लड़कियां किस तरह मेहनत करते हैं, ये सबको मालूम है। हिंदुस्तान की सबसे टॉप परीक्षा होती है ये। अभी जो है वहां पे देखा कि पानी भर गया और लड़के लड़कियां मर गए वहां पे। किस तरह रहते हैं, किस तरह अंडरग्राउंड लाइब्रेरियां बनी होती है बेसमेंट में, वहां जाके पढ़ते हैं वो लोग। कोई साधारण काम नहीं है। और आप उनको न लेके आप लेटरल एंट्री के जरिए अपने लोगों को भर्ती कर लेते हैं। तो राहुल गांधी ने ये जो सवाल उठाया था, पहले दिल से ये उसी का असर हुआ। और ये उसका असर हुआ कि इस सवाल को उठाने से पहले राहुल गांधी ने जो 240 पर रोक दिया था, अगर ये 240 पर नहीं रोका जाता तो ये नहीं होता। और इसीलिए आज जो है चिराग पासवान हो या चाहे जेडीयू के त्यागी जी हो, इन सबको आवाज उठाने का मौका मिल रहा है, मजा लेने का मौका मिल रहा है, मोदी जी पर दबाव बनाने का मौका मिल रहा है जी। जितन राम मांझी हो, वो दबाव बना रहे हैं, वो बनाएंगे वो तो। और ये एक चीज नहीं है, वो हम जो बात कह रहे हैं कि जो आप बता रहे थे कि ये ऐसे ही अगर सरकार चलाते रहे तो ठीक है, चलाते रहिए। आप कितने दिन चलाते हैं ऐसे ही सरकार? फैसला लीजिए, वापस लीजिए और जो भी हो जनता को फायदा दीजिए। काशीराम जी कहते थे ना कि हिली डुली सरकार जो होती है वो गरीब के मतलब की होती है, पूर्ण बहुमत की सरकार जो होती है वो दलित के खिलाफ होती है। मायावती जी समझे इस बात को, अपना समर्थन वापस लें जो अप्रत्यक्ष समर्थन दे रखा है उन्होंने। ये सबसे बड़ी चोट तो दलितों पे हो रही है। और मायावती जी क्या कर रही हैं अभी? थोड़ा बहुत बोल बाल के अपने, ताकि वोटर इधर उधर न जाएं, चुप बैठी रहती हैं। वो कल निकले सड़क पे। कल जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है क्रीमी लेयर का, और जो वर्गीकरण उसने किया है, उसके खिलाफ जो लोग कल भारत बंद का जिन्होंने नारा दिया है, मायावती जी ने उसको समर्थन किया है जी। समर्थन किया है। देखते हैं मायावती सड़क पे आती हैं कि नहीं आती हैं, क्या होता है। और हम एक बात बता दें आपको कि इससे पहले भी ऐसे ही हुआ था
कुछ साल पहले आपको याद होगा डॉक्टर राकेश पाठक बैठे हुए हैं, ग्वालियर में भी गोली चली थी और कई लोग मारे गए थे। इसको केंद्र सरकार को समय रहते अभी रोकना चाहिए इसको। आज हम देख रहे थे कि दूसरी तरफ से भी बहुत उत्तेजक बातें की जा रही हैं कि अगर ये नीले लोग निकलेंगे तो ऐसा करेंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं हो रही है। ये देश में जिस तरह तनाव बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह नफरत का माहौल बढ़ा दिया गया है। पिछली बार दलितों का ही बंद था, भारत बंद, और उसमें कई लोग मारे गए थे जी। ये कोई अच्छी बात नहीं है जो होने जा रही है। इस तरह से बंद किया जा रहा है और बंद का विरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अभी तक अपना रवैया, अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। उसे साफ कहना चाहिए कि वो क्रीमी लेयर के मामले में क्या बोलती है, जो वर्गीकरण हुआ है उसके मामले में क्या बोलती है, क्या वो संसद में इस मामले को लाएगी, संसद में पास कराएगी। ऑल पार्टी मीटिंग तक नहीं बुलाई अभी तक। आपको ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए। आपके जो सहयोगी दल है उन्होंने भी मांग की है। देश का इतना बड़ा वर्ग जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या होगा। उसके अंदर आपने टुकड़े कर दिए हैं, उसका विभाजन कर दिया है। हिंदू मुसलमान करते करते आपने दलितों के, ओबीसी का, आदिवासियों का, सबके बीच आपने विभाजन के बीज बो दिए हैं। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये जो है इसके बारे में आज हमें लगता है करेंगे तो नहीं है, मगर हम अपनी तरफ से अपील कर सकते हैं और हम सब अपील कर सकते हैं कि इसको रोका जाना चाहिए। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि उनका रुख क्या है। केंद्र सरकार, जैसे आज इन्होंने कहा वापस लिया, वो विज्ञापन भी वापस हो गया है, लेटरल एंट्री वाला। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे स्पष्ट रूप से आज प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या केंद्र सरकार की चिट्ठी हो, इन सब पर स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी को और केंद्र सरकार को ये सारी बातें बतानी चाहिए, जनता के बीच अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राहुल गांधी की तस्वीर है। ये आज पहुंचे थे रायबरेली अपने संसदीय क्षेत्र, और वहां पर एक दलित के साथ जो कुछ हुआ है और उस घटना पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए। लेकिन इन सब के बीच एक नहीं बल्कि ये तीसरी चौथी बार बकौल शकील अख्तर जी चौथी बार आज यू टर्न पे क्यों, या यू टर्न क्यों लेना पड़ा मोदी सरकार को, ये समझना यहां जरूरी है। आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब जरा बताइए कि आखिर क्या कारण है कि 4 जून से आज 20 अगस्त के बीच लगभग 2-2.25 महीने का वक्त गुजरा है और 9 जून को सरकार ने मोदी जी ने शपथ ली थी। 9 जून से ही अगर कह लीजिए तो 9 से लेकर जून के बाद 9 जुलाई, 9 अगस्त, वही 2.25 महीने का वक्त, 2 महीने 10 दिन 15 दिन रख लीजिए। और ऐसे में 4 मसले ऐसे आए जिस पे यू टर्न लेना पड़ा। आखिर क्यों इतना दबाव में हैं नरेंद्र मोदी जी? ये तो 56 इंच वाले हैं, ये बहुत सारी बातें करते रहे हैं, कभी किसी की सुनते नहीं थे, और अब है कि आज एक फैसला करते हैं, दूसरे तीसरे दिन वो वापस लेना पड़ता है इनको। क्या अब सब कुछ चेंज नज़र आ रहा है? क्या एक दबाव में है नरेंद्र मोदी, या कुछ और है, कोई अलग रणनीति चल रही है? ऐसा भी हो सकता है। क्या कुछ आप देखते हैं? जी राजीव जी, क्रमशः आएंगे, थोड़ा सा इसको 3 चरणों में लेंगे आपके उत्तर को। जी प्लीज। सबसे पहले मैं अकबर बीरबल के किस्से से बात शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि आज सरकार ने जैसे ही ये फैसला वापस लिया, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर ट्रोल आर्मी तक सब उसकी तारीफ में लग गए। यानी अश्विनी वैष्णव 18 अगस्त को दोपहर 10:31 पर कसीदे काट रहे थे मोदी जी के इस फैसले के लेटरल एंट्री पे, और सिर्फ 24 घंटे में 20 अगस्त को दोपहर 1:30 पर वे फैसला वापस लेने के भी कसीदे काट रहे हैं कि मोदी जी महान हैं, उनके दिल में दर्द है आरक्षण को लेकर। वो बहुत छोटा सा किस्सा है, आधा मिनट लूंगा राजीव जी प्लीज। बादशाह अकबर बीरबल के साथ बागीचे में घूम रहे थे, बैगन का पौधा उनको दिखा, उन्होंने कहा बैगन बड़ा खूबसूरत होता है यार, स्वाद में भी बहुत अच्छा होता है। बीरबल ने कहा हुजूर बहुत अच्छी बात आपने कही है, बैगन सचमुच में बहुत सुंदर है, दिखने में तो होता ही है, स्वाद में भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़े दिनों बाद बीरबल फिर किसी तरह सैर कर रहे, इस बीच में हो सकता है उनके दस्तरखान पर कभी बैगन आ गया और उन्हें पसंद ना आए। इस दफा अकबर बादशाह ने कहा कि बैगन तो बड़ा ही बेढंगा है, इसका स्वरूप कितना आड़ा टेढ़ा है, दिखने में बड़ा खराब है, इसका स्वाद भी बड़ा खराब होता है। बीरबल ने कहा हुजूर वजह फरमाया है,
इसीलिए इसका नाम बेगुन है। पहले जब तारीफ की तब कहा था उसके सिर पर मुकुट भी है, ताज भी रखा है कुदरत ने, बैगन ऐसा होता है ना। और जब अकबर ने कहा कि बेढंगा है, इसका स्वाद भी खराब है, तो वे कहते हैं इसका नाम ही हुजूर बेगुन है। बादशाह ने कहा दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं? तो पिछली बार तो तारीफ कर रहे थे, आज बुराई कर रहे थे। बीरबल ने कहा हुजूर मैं आपका नौकर हूं, बैगन का। अश्विनी वैष्णव ने भी आज यही किया है। हुजूर आपने जब लेटरल एंट्री लागू की थी, विज्ञापन छपाया था, तब भी आप महान थे। अब आपने वापस ले लिया है, तब भी आप महान। और उनके सारे समर्थक, कुछ तबका छोड़कर, कुछ लोग तो बहुत नाराज हैं, वे मोदी के अंधभक्त बहुत पीड़ा में हैं कि कैसे बार बार मोदी जी को बैकफुट पर आना पड़ रहा। अब दूसरे सवाल पर आते हैं, अंत में आएंगे उस पर कि ऐसा क्यों हो रहा है, राहुल गांधी की भूमिका या सरकार की इस वक्त जो दशा और दिशा, उस पर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पूछ रहे हैं और उनका हक है ये पूछना, स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस की सरकारों ने भी इस तरह की लेटरल एंट्री की। शकील साहब ने बहुत विस्तार से बता दिया, थोड़ा सा और बिंदुवार हम बात कर देते हैं। नंबर एक, कांग्रेस की सरकारों के समय सीधे ब्यूरोक्रेसी में ऐसी भर्तियां नहीं हुई। अलग अलग क्षेत्रों के जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, चाहे आर्थिक विषयों के हों, कृषि विषयों के हों, टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित विशेषज्ञ थे, उन्हें लाया गया था और उसके लिए बाकायदा सर्च कमेटी ने नाम सुझाए थे। वे यूपीएससी के जरिए नहीं आए, वे सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं बने, कोई सेक्रेटरी नहीं बना, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं बना, कोई डिप्टी सेक्रेटरी नहीं बना। डॉक्टर मनमोहन सिंह आर्थिक मामलों के बहुत बड़े जानकार थे, विश्व स्तरीय प्रतिभा थे, इसलिए उन्हें लाया गया था प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। मोंटेक सिंह अहलूवालिया भी इसी तरह के जानकार थे। नंदन नीलेकणी को लाते समय आधार प्राधिकरण बनाया गया। वो ऐसे नौकरी में नहीं लाए गए थे कि नंदन नीलेकणी ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में भर्ती हों और प्रमोट होते होते सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुंच जाएं। वे एक कार्य विशेष के लिए लाए गए, अपना काम खत्म करके विदा। कि जितने भी नाम आप देख लीजिए, रिजर्व बैंक हो, आधार प्राधिकरण हो, स्वयं पित्रोदा, राजीव गांधी के समय टेक्नोलॉजी मिशन बनाया गया, उसको एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई संचार मंत्रालय में से, उसका मुखिया बनाया गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं बनाए गए कि वे आईएएस अफसर की तरह नौकरी में आ जाए फिर प्रमोट होते रहे। ये बेसिक अंतर है जो इस देश के लोगों को समझाना, बताना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, 2018 में 63 लोगों को मोदी की सरकार में लेटरल एंट्री के जरिए ब्यूरोक्रेसी में दाखिला दिया और उनमें से 37 लोग अडानी अंबानी की कंपनी के हैं, यानी कॉर्पोरेट जगत से आए। किसी एक की भी विशेष प्रतिभा, विशेषज्ञता के बारे में भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार आज तक 2018 से अब तक ये नहीं बता पाई है कि फला आदमी का काम समाज के फलाने क्षेत्र में एक्सपर्टाइज का था, वो बड़ा भारी विशेषज्ञ था, इसलिए हमने लिटरल एंट्री दी थी। ये बेसिक फर्क है इस वक्त हो रही भर्तियों का और पहले हुई भर्तियों। अब आते हैं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार ने 43 पद निकाल दिए, विज्ञापन छप गया, उसमें आरक्षण के नियमों का ध्यान नहीं रखा गया। कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में शकील जी बता चुके हैं, 250, 338 शायद पद हैं, उसमें साफ लिखा है कि अनरिजर्व, कोई आरक्षण है ही नहीं। पहली बात तो इसमें यह थी कि आरक्षण के नियमों का प्रावधान नहीं किया गया। दूसरी बड़ी बात थी कि जो राहुल गांधी का आरोप है कि इसके जरिए मोदी सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को नौकरशाही में लाना चाहती। वे ऐसी जगहों पर बैठेंगे जहां वो नीति नियंता की भूमिका में होंगे, सरकार की नीतियां बनाएंगे और सरकार की नीतियां बनाते समय अपने संगठन, अपनी भूतपूर्व कंपनी, अपनी विचारधारा के हितों का ध्यान रखेंगे। अब आपके प्रश्न पर अंतिम निष्कर्ष के रूप में आता हूं राजीव, कि 4 बार 2 महीने 10 दिन में यू टर्न लेना पड़ा है मोदी जी की सरकार को, एनडीए सरकार। इससे पहले 2 बार सरकारों में ऐसी नौबत नहीं आई कि सिर्फ एक बार किसान कानून उन्हें वापस लेना पड़ा। इस बार वजह ये कि 303 से 240 पर एक तो उनका आंकड़ा अटक गया है, तो यहां पर उनकी गाड़ी का गियर फंस गया है।
इसलिए उन्हें बार बार रिवर्स गियर डालना पड़ता है, क्योंकि सामने लगभग उतनी ही संख्या में, थोड़ी सी संख्या कम है, इंडिया नाम का गठबंधन खड़ा हुआ है। राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, स्टालिन है, उद्धव ठाकरे हैं, तमाम सारे बड़े नेता हैं उनसे, जिनकी एकता को तोड़ने में अब तक सफल नहीं हो पाई है मोदी की सरकार। और जब ऐसे नीतिगत मुद्दे खड़े होते हैं तो मजबूरी मोदी जी की ये हो जाती है कि उनके गठबंधन में शामिल चिराग पासवान जैसे लोग भी आवाज उठाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उन्हें अपने वोट बैंक के हितों का ध्यान रखना है। वे सिर्फ मंत्री बने रहकर हमेशा के लिए अपनी राजनीति में पलीता नहीं लगवा सकते। इसलिए आज की तारीख में मोदी की राह बहुत कठिन है। ऐसे और अवसर आएंगे, जो 4 बार अभी यूटर्न हुआ है, अभी और बार बार यूटर्न उन्हें लेना पड़ेगा। और इसके पीछे जो स्क्रीन पर सज्जन दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। एक तो अपने विचार, विचारधारा और मुद्दों के प्रति जो क्लैरिटी है, बिल्कुल स्पष्टता है राहुल गांधी के दिलो दिमाग में। जैसे आज उन्होंने कह दिया कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, आप मुझे कितना भी विचलित करने की कोशिश करें, मैं आज जिस मुद्दे के लिए आया हूं उसी पर बात करूं। यही राहुल गांधी की कामयाबी है कि वे विचलित नहीं हो रहे। और इस वक्त सरकार और उसका पिछलग्गू तंत्र किस कदर हमलावर है कि उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी अदालत जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है। इसके बावजूद राहुल गांधी मुद्दे पर डटे हुए, इसीलिए सरकार को आज ये फैसला वापस लेना पड़ा। जी जी बिल्कुल। और राहुल गांधी यहाँ पर जानते हैं कि उनको करना क्या है और उसी दिशा में वो उन चीज़ों को करते हुए उस काम पर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हेमंत कुमार जी। हेमंत जी, आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और अनिल सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं। और अनिल जी, आपके पास आना चाहता हूँ, फिर हेमंत जी के पास आता हूँ। और प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत है। और बहुत एक ऐसे मुद्दे पे आज हम बात कर रहे हैं जो बहुत गंभीर मुद्दा है, जिसमें देश की जो जाति आधारित जनगणना है, जिसकी बात लगातार राहुल गांधी कहते आए हैं, वो भी यहाँ कहीं ना कहीं एक्सपोज करते हुए और उसके अलावा बैकफुट पर लाते हुए, यू टर्न वाली सरकार कहलाते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार को आगे हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि अब ये सरकार यू टर्न वाली सरकार हो गई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अनिल जी के पास आऊं, लेकिन अनिल जी आपसे आपके पास आऊं उससे पहले ज़रा एक बाइट सुनाना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे की बाइट है। अभी थोड़ी देर पहले वो पहुंचे थे मुंबई, महाराष्ट्र पहुंचे हैं और आज वहाँ भी कई कार्यक्रम है। कार्यक्रम उधर सोनिया गांधी तेलंगाना पहुँची, वहाँ भी कार्यक्रम, और इधर राहुल गांधी रायबरेली में थे और राहुल गांधी को सुना। ज़रा अभी सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और उसके बाद सीधे आता हूँ अनिल जी के पास में। चर्चा यही कि आखिर क्यों बार बार बैकफुट पे आना पड़ रहा है मोदी सरकार को। चलिए पहले सुनते हैं खड़गे साहब क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं, जो SC, ST, माइनॉरिटी, सबको तोड़ने का, उनको अलग करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने लैटरल एंट्री बोल के निकाल दिया, यानी मनमाने जिसको चाहे उसको बनाओ। उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए, वो बनाने की कोशिश की इसके पहले भी। लेकिन आज मैं सुना कि जो लैटरल एंट्री की जो लोगों को लेने का था, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ये विड्रॉ इसलिए हुआ कि आप मजबूत हैं, इसीलिए विड्रॉ हुआ। अगर आप उसको मेजॉरिटी देते तो नेचुरली वो बराबर बगैर रिजर्वेशन से, बगैर किसी को पूछे, सब RSS के लोगों को वहां भर के देते थे। और RSS के लोग एक जगह आए तो वो ऐसे हैं कि अपने ही लोगों को भरते हैं, दूसरे आइडियोलॉजी नहीं चाहते। वो लोग दूसरे लोगों को मदद करना नहीं जानते, सिर्फ अपना ही देखते हैं। इसीलिए आज सभी लोग सतर्क रहना चाहिए।
तो सुन रहे थे आप यहाँ सीधा सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे की आरएसएस के लोगों को भर्ती करने, उनको लाने के लिए यहाँ लेटरल एंट्री, लेकिन आप लोग मजबूत हैं, यानी जिनको ये संबोधित कर रहे हैं अपने ही लोगों को, और साफ साफ यहाँ कह रहे हैं कि ये मजबूती दर्शाती है कि बैकफुट पर कैसे हम ला सकते हैं नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को। बैगन वाली कहानी बहुत अच्छी थी, और अकबर बिरबल की कहानी डॉक्टर साहब, बैगन और बेगुन बहुत शानदार। लेकिन ज़रा आगे बढ़ते हैं। अनिल सिन्हा साहब, यहाँ बार बार रील मंत्री कोई हो जाता है, अब कोई चिट्ठी मंत्री भी हो जाएगा जो चिट्ठी लिखना पड़े जिसे बार बार, ये भी होगा। जितेंद्र सिंह को पता नहीं कितनी चिट्ठियाँ लिखनी पड़ेंगी। तो ये सब कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ राहुल गांधी जो ताकत देते हुए नज़र आते हैं, उस ताकत का जिक्र करना भी ज़रूरी है। और साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इस लेटरल एंट्री पर बैकफुट पे आने के बाद अब यहाँ से नरेंद्र मोदी की सरकार को और दबाव में हम आते हुए देखेंगे। क्या बिहार में जो कुछ हुआ, जैसे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, केसी त्यागी, इन तमाम लोगों ने जो इसके खिलाफ बातें की, उसका भी असर पड़ता हुआ दिखाई देता है क्या? विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, विपक्ष मजबूत है, ये हम आप सब जानते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के जो और उनके सहयोगी साथी हैं, वो अगर साथ देते हुए नजर नहीं आते हैं और उनके कारण ये बैकफुट पर आती हुई सरकार दिखाई देती है, तो आखिर कब तक चलेगी ये सरकार? ये सवाल तो उठता है ना अनिल जी। साल में ये पहली बार ऐसा सिचुएशन उनके सामने आया है, और जिसमें कि आइसोलेट हो गई है बीजेपी। अब जैसे यही मुद्दा था, इसमें भले ही सत्ता पक्ष विपक्ष तो उनके खिलाफ था ही, उनके ही जो पक्ष के लोग थे वो भी इनके खिलाफ थे। और ये बात एक में नहीं, आपने कई जो आप पिछले दिनों देखा होगा, 2-3 मुद्दों पर ऐसा दिखाई दिया कि बीजेपी आइसोलेट हो गई। तो ये जो आइसोलेशन बीजेपी का हो रहा है, पॉलिटिकल आइसोलेशन आइडियोलॉजी के लेवल पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप आइडियोलॉजिकली अगर कोहेरेंट नहीं हो सकते, एनडीए नहीं बना सकते, वो एनडीए इसलिए नहीं, मतलब जो आपने आशंका जाहिर की कि कितने दिन सरकार चलेगी, तो ये सवाल निश्चित तौर पर है। क्योंकि जो पहले भी एनडीए था उनका, वो एक आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस उसमें बनाया हुआ था, क्योंकि उन्होंने 370 की धारा, राम मंदिर के मुद्दे, ये सारे जो, और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये 3 मुद्दे उन्होंने बगल करके रखे थे। और उसमें उन्होंने और जो बाकी सोशल जस्टिस के भी जो वाइडर जो ये है, उसको उन्होंने टच नहीं करने का किया हुआ था। अब ये जो निरंकुशता इनको 10 साल में इन्होंने हासिल कर ली थी, उस पे एकाएक ब्रेक लग गया है। और वो लोग, जो लोग उनके साथ हैं, वो आइडियोलॉजिकली उनके साथ हो नहीं सकते। वो लोग अपॉर्चुनिज्म की वजह से साथ में है, ना सोशल जस्टिस के मुद्दे पर उनके साथ हो सकते, ना इकोनॉमिक मामले पर। अब कोई दलित पार्टी उन जो जिस तरह के ये कर रही है, मतलब आर्थिक ये फैसले लेती है, उसके साथ कैसे हो सकती है? चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, या इवन जेडीयू का भी जो भी है, ब्रॉडली अगर देखेंगे तो वो सारे मुद्दे ये ला रहे हैं। तो जो मुद्दे पीछे थे, अब ये लैटरल एंट्री का मुद्दा है, उसमें एक और चीज जो सिर्फ आरक्षण का मामला नहीं था, सही कहा लोगों ने, आरएसएस के आप कह रहे हैं, खड़गे ने भी वही पॉइंट आउट किया और राहुल गांधी ने भी किया, बाकी लोग भी कर रहे हैं कि ये आरएसएस के लोगों को ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा करना। उन्होंने ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज पर कब्जा कर लिया है, प्रोफेसर्स सब लोग बहाल कर लिए, वाइस चांसलर पूरे देश भर में उनके राज्यपाल का यही काम है कि वाइस चांसलर जो बहाली है वो आरएसएस के लोगों को बहाल कराना, क्योंकि चांसलर होते हैं वो जो गवर्नर्स हैं, और वो बहाली कर रहे हैं लगातार। वहां पर पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि वाइस चांसलर से लेकर हर एक चीज में आप दखल दें, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज में बहाली में लगे हुए। तो ये आरएसएस का कब्जा करने का एक तो मुद्दा है। दूसरा है क्या कि इसमें इसको ऐसा हम लोग ना समझ लें कि लैटरल एंट्री के मुद्दे को उन्होंने छोड़ दिया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि आरक्षण जो के बगैर लैटरल एंट्री वो हम नहीं करेंगे। जितेंद्र सिंह का जो लेटर है उसको अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, इसका अर्थ यह है कि लैटरल एंट्री में इक्विटी एंड सोशल जस्टिस को लागू, मतलब रिजर्वेशन लागू करेंगे, लेकिन लैटरल एंट्री को उन्होंने छोड़ने की बात नहीं कही है। तो
तो अभी वो खतरा टला नहीं है, वो आगे का है। अब आप देखिए कि अगर आरक्षण के मुद्दे को हटा दीजिए तो ये आप भर्तियां कर रहे हैं, वो जो मुखर्जी नगर में दिल्ली में जो बच्चे सालों साल तक ये IAS की कोचिंग कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? आरक्षण तो एक मुद्दा है ही, लेकिन उनके साथ आप भर्तियां इस तरह कर रहे हैं। और जो वो लोग झूठ, मतलब जितेंद्र सिंह के लेटर में भी है, अश्विनी वैष्णव ने भी वही कहा, ये झूठ फैला रहे हैं कि लेटरल एंट्री पहले से होती थी। वो सब एडहॉक बेसिस पे एंट्रीज थे, और वो एंट्री सिंगल आइसोलेटेड केसेस थे, जैसे कि मनमोहन सिंह है या मोन्टेक सिंह अहलुवालिया का नाम ले रहे हैं। वो कैडर में नहीं उनको शामिल, को रैंक था, वो जो पोस्ट सही कहा राकेश जी ने, वो रैंक उनको वो दिया गया था, लेकिन वो कैडर में नहीं थे। ये तो एंट्री है ये कि जैसे अग्निवीर है उसी टाइप का है ये, कि आगे बढ़ करके। अब अग्निवीर मतलब एक तरह से प्रशासनिक अग्निवीर वो बनाना चाहते हैं, जो कि सेना मतलब छोड़ देंगे, और वो क्या करेंगे, अभी बताया ना कि अडानी के सारे लोग, वो जो कॉर्पोरेट से आने वाले हैं, उसमें है कि जो निकला था एडवर्टीजमेंट कि प्राइवेट सेक्टर से लेना है, उसमें है वो दिया हुआ कि वो कौन लोगों को भर्ती करना चाहते थे। तो ये सारा कुछ है। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि क्या हुआ कि जो जातीय जनगणना का मामला है या सोशल जस्टिस के इश्यूज, जिस तरह से आप देखिए कि दलित की साफ साफ मतलब कोई एम्बिग्विटी नहीं है, वो जो क्लैरिटी है वो आइडियोलॉजी की और जो उनका मिशन है राहुल गांधी की, वो दिखाई देता है। उन्होंने कहा दलित है इसलिए हत्या हुई है, और पूरा एक्सप्लेन किया उन्होंने। कहा आप लोग मतलब मीडिया को कहा कि आप है उनका मुद्दा उठाना नहीं चाहते, इसीलिए आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो अटैक है, इसको झेलने की ताकत इसके पास नहीं है, मोदी जी के पास और बीजेपी के पास भी नहीं है। और मुझको लग रहा है कि यही वजह है कि जो पिछले दिनों में जो आप देख रहे हैं जो इस स्थिति कि जो आइडियोलॉजिकल चैलेंज राहुल गांधी ने सामने रखा है, कॉर्पोरेट और दूसरा एंटी कॉर्पोरेट और सोशल जस्टिस, ये दोनों का कोई विकल्प मतलब उनका जिसको कहे काउंटर करने की जो होनी चाहिए पोजीशन लेने वाली है नहीं, क्योंकि उसमें बेईमानी है। करना है कॉर्पोरेट के लोगों को बहाल करना है, लेकिन बोलना नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है, और वो चलाना चाहते हैं तो वो चलेगा नहीं। तो ये जो पूरा जो आप कोलैप्स देख रहे हैं वो आइडियोलॉजिकल कोलैप्स है, पॉलिसी का कोलैप्स है, और साथ में जो रिजल्ट आया वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब वो दिखाई देने लगा है, इसलिए चलाना इनके लिए मुश्किल होगा। पूरी तरह मैं आपसे सहमत हूं कि 5 साल इनके लिए चलाना बहुत मुश्किल है किसी भी तरीके से। जी बिल्कुल। हेमंत जी, कैसे आप देखते हैं यहाँ मामला सिर्फ लेटरल एंट्री की एक चिट्ठी लिख के इसको रुकवा देना और इस विज्ञापन को निरस्त कर देना, लेकिन मामला सिर्फ निरस्त करने भर या किसी एक बिल को जेपीसी की तरफ दे देने भर या एक और बिल को अभी भी ठंडे बस्ते में डाल देने भर से क्या इतना है कि विपक्ष को खुश हो जाना चाहिए कि सत्ता पक्ष जो है वो उसके दबाव में है, या यहाँ विपक्ष का दबाव नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के साथी सहयोगियों का जो दबाव है वो ज्यादा कारगर साबित हो रहा है? हेमंत जी, कैसे देखा जाए? राजीव जी, मैं समझता हूं कि विपक्ष के लिए खुश होने का मौका नहीं है ये, बल्कि विपक्ष के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि ये मोदी सरकार विपक्ष की जो मजबूत विपक्ष है उससे निश्चित रूप से डरी हुई है, लेकिन बहुत ही लुका छिपी खेल रही है। वह जो लेटरल एंट्री का जो मामला है, तो मैं समझता हूं कि इसको पूरी तरह वैचारिक रूप से सैद्धांतिक रूप से तो खारिज करने की जरूरत है। इसकी जरूरत नहीं है देश में लेटरल एंट्री हो, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, ये जब ये कह रहे हैं कि ये आरक्षण का मसला, तो आरक्षण से क्या होगा? अभी जिस तरह जिन शर्तों पर ये बहाली करना चाह रहे हैं, तो कारपोरेट जगत से सिर्फ अगर लेंगे तो कारपोरेट जगत में कितना प्रतिशत है SC ST OBC का? सिर्फ 6% के आसपास में है, जो लेटेस्ट आंकड़ा है उससे। तो वो तो होगा ही नहीं, नॉट फाउंड सुटेबल वाला तो फंडा वहां लगा ही देंगे ये। तो इसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, और ये पूरा सैद्धांतिक रूप से इसको खारिज किया जाना चाहिए कि लेटरल एंट्री नहीं हो। लेटरल एंट्री से हम सहमत नहीं है, और कांग्रेस की सरकारों ने कभी लेटरल एंट्री नहीं की है, ये हम सब लोग इस बात से सहमत हैं। उसमें मनमोहन सिंह का और नीलकनी का उदाहरण हो, और मोन्टेक सिंह अहलुवालिया का उदाहरण, ये सारा उदाहरण जो है वो उसमें फिट नहीं बैठता है।
ये झूठ बोल रहे हैं। अब रही बात कि सरकार इस तरह के जो निर्णय ले रही है आखिरकार क्या करे, उसमें उनके सहयोगी भी आंख दिखा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि शायद ये कुछ अंदर खाने भी खेल कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, चाहे दलित नामधारी जितने ही इनके नेता हैं, वो बहुत ही गंभीर मुद्दों पर इनसे टकरा नहीं रहे हैं। अब जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण का, और उन्होंने एक सुझाव दिया कि इसमें आप क्रीमी लेयर लगाइए, तो उस मसले पर प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने इतना बड़ा झूठ बोला कि हम क्रीमी लेयर किसी भी कीमत पर नहीं लगेगा, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। क्रीमी लेयर के बारे में उनसे कौन पूछ रहा था? जिस सवाल का जवाब उनको देना ही नहीं था, वो सवाल उस सवाल का जवाब दे रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो क्रीमी लेयर लगाने की कोई आदेश दिया नहीं है। वो तो उसका एक सुझाव है, जिसको आप माने ना माने वो सरकार की मर्जी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता खोल दिया, उस रास्ते को बंद करने के लिए सरकार ने कोई बात नहीं की, प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं की। तो उस पर चिराग पासवान ने कुछ नहीं कहा, उस पर जीतन राम मांझी ने कुछ नहीं कहा। उसके अलावा जाति जनगणना का जो सवाल है, जो राहुल गांधी जिसको मजबूती से उठा रहे हैं, जो विपक्ष की ओर से लगातार मांग हो रही है, आप एक तरफ कहते हैं कि हम सबके साथ न्याय कर रहे हैं, तो जाति जनगणना क्यों नहीं करवा ले रहे हैं? जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है, ओवर रिप्रेजेंटेशन है, उसको आप क्यों नहीं चाहते हैं कि वो चीजें साफ हो जाए? आप बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। तो एक इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि भटकाने की भी कोशिश है, क्योंकि अभी देखिए कि हरियाणा की जो सरकार है, उस सरकार ने कितना असंवैधानिक और कितना गैर कानूनी निर्णय लिया है कि उसने कैबिनेट से ये पास किया कि SC/ST कोटा में हम वर्गीकरण करेंगे। जो 20% यहाँ रिजर्वेशन है ST को, उसमें से 50% जो है वो उसमें जो अत्यंत कमजोर जातियां हैं, जो खांसी पर है, उनको हम रिजर्वेशन देंगे। और ये निर्णय लेकर के कैबिनेट का प्रस्ताव उन्होंने चुनाव आयोग को भेजा है। एक तो ये जो सरकार है, इलेक्शन की तारीखें घोषित होने के बाद इस सरकार को कोई नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है। अब तो कम चुनाव सरकार है, आपको सिर्फ रोजमर्रे की कुछ काम को देखना है, आपको कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेना है। लेकिन आपने एक बड़ा नीतिगत निर्णय लिया और उसको आपने चुनाव आयोग के पास विचार के लिए भेजा है। ये तो अपने आप में संविधान का मजाक बनाना है कि संविधान में जो आपके लिए नियम और शर्तें बना रखी है, उसका उल्लंघन आप कर रहे हैं। तो एक तरफ आप इस तरह का निर्णय लेते हैं, इसलिए ताकि ये जानते हैं कि चुनाव आयोग इतना ये मुझे लगता है कि इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि वो इनको कुछ इसमें मौका दे, वो टर्न डाउन होना ही है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको एक इशू बनाना चाहते हैं हरियाणा के चुनाव में, कि देखिए हम तो चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा में एक हिस्सा है जो वर्गीकरण के पक्ष में है, तो उसको एक राजनीतिक इशू बनाने के लिए कैसे असंवैधानिक निर्णय ही लेते हैं। तो ये जो काम जो ये कर रहे हैं बीजेपी की ओर से, जो लगातार जो मैं जो कह रहा हूं कि जो लुका छिपी का जो खेल है, वो इसमें देखने की जरूरत है कि कहां ये अपने सहयोगियों को सामने रख करके कर रहे हैं और किस तरह यहाँ अपनी ओर से जो कुछ करवा रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा आरक्षण को लेकर के, कल जैसे भारत बंद है, मैं समझता हूं कि जैसे कि ये शायद राकेश जी ने इस बात को कहा या शकील साहब ने कि मायावती जी को बाहर निकलना चाहिए कल, क्योंकि और समर्थन कर रही है। लेकिन मायावती जी को लेकर के भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में जो बड़ी घटना हुई है, जिसमें एक लड़की की हत्या हुई, वो मामला बाद में ये ऑनर किलिंग का मामला निकला है और प्रेम प्रसंग का मामला था। और उस मामले में बीएसपी के लोगों ने और सोकॉल जो इनके जो समर्थक लोग हैं, उन लोगों ने वहां जाकर के 40-50 घरों में लूटपाट की और उसको एक तरह से उसको यादवों के खिलाफ पूरा माहौल बनाने की कोशिश की। तो इनकी जो राजनीति है, वो बीजेपी की राजनीति की लाइन पर कैसे ये आगे इनके लोग बढ़ रहे हैं, उसका पूरा मुजफ्फरपुर में और बिहार में इसका नमूना देखने को मिला है कि दिल्ली से लोग गए थे, एक अभिषेक जाटव नाम का एक कोई फेसबुक पर समझिए कि मैं उसको कहता हूँ शायद वो रविदास लोगों में वो एक करनी सेना पैदा हो गया हुआ है जिसका, तो ऐसे लोगों को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि ताकि जाकर के पूरा जो माहौल है, जो सोशल जस्टिस का जो एक पूरा जो सामाजिक ढांचा है, उसको कैसे ब्रेक किया जाए। तो एक उनकी मायावती जी की भी भूमिका इसमें आप देखिए कि क्या कर रहे हैं। तो कल तो इसका टेस्ट है। अब चिराग पासवान भी सड़क पर अगर उतर जाए तो मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़े इशू पर बोलने के बदले में
वो कुछ ऐसे इशू पर बोलते हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी से उनकी ट्यूनिंग रहती है। उस ट्यूनिंग के आधार पर ही वो बोलते हैं और पीछे हटते हैं, और टकराने की स्थिति में नहीं है। ये अलग बात है कि आज की तारीख में अगर उनके सहयोगी कुछ बोल रहे हैं तो इसलिए कि बोलने के लिए थोड़ा स्पेस उनको मिला हुआ है, लेकिन टकराव की स्थिति आ जाएगी, मुझे अभी इसकी संभावना नहीं दिख रही है। अभी विपक्ष को ही टकराने के लिए, उनके साथ आंख से आंख लड़ाने के लिए मुझे लगता है कि मजबूती से आगे बढ़ना पड़ेगा। और राहुल गांधी को मैं समझता हूं कि वो ज्यादा साफ और एकदम लाइन खींच करके बोल रहे हैं, जिसमें कोई कहीं भ्रम की स्थिति नहीं रह जा रही है। जी, बिना भ्रम के राहुल गांधी अपनी बात, यानी राहुल अपनी बातों पर रिजिड हैं, स्थिर हैं, और वो उन्हीं बातों को और उसी हिसाब से आगे बढ़ते हुए उन्हीं चीज़ों पर नज़र आते हैं। दूसरी तरफ मोदी सरकार है, कई मसलों पे बैकफुट पर मोदी सरकार को क्यों आना पड़ रहा है, क्या इसके पीछे की कहानी क्या है, समझना बहुत ज़रूरी है। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूँ, कैसे देखते हैं आप लेटरल एंट्री का मामला? चले, चिट्ठी लिख दी गई और यहाँ विपक्ष को खुश होने का एक मौका मिला, चाहे वो जेपीसी को गया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, उस पर थोड़ा खुश होना वहाँ, और उसके बाद हमने देखा जो हमारे आपके संबंधित बिल था वो भी ब्रॉडकास्ट बिल, उसको भी अभी ठंडे बस्ते में डाला गया। ऐसी तमाम चीज़ें आने वाले समय में हो सकता है और भी हो, लेकिन क्या ये विपक्ष के लिए खुश होने का वक्त है? क्या यहाँ पर सचमुच बैकफुट पर है नरेंद्र मोदी की सरकार, या कुछ और यहाँ चल रहा है अंदर खाने? राजीव जी, पहली बात तो तीन आपने बड़े फैसले वापस लिए हैं, इससे सरकार की कमजोरी दिखाई देती है। और अब शायद मोदी साहब को यह एहसास हुआ कि वो 303 नहीं है, वो 240 है, और अब इसी हिसाब से आगे चीजें चलेंगी। एक बात जो बार बार आ रही है उसको मैं साफ कर दूं कि कांग्रेस या यूपीए सरकारों में लेटरल एंट्री कभी भी नीतिगत रूप से नहीं आई, और ना ही कभी किसी को ब्यूरोक्रेसी में इस नीति के तहत लिया गया। ये वीरप्पा मोइली की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी की सिफारिश थी, जिसको सरकार ने नहीं माना था। उन्हीं की सिफारिश को सरकार ने माना। अब अगर लेटरल एंट्री ये वापस ली है, 45 लोगों का जो विज्ञापन वापस लिया है, तो करीब 68 लोग तो राजीव जी ऑलरेडी आ चुके हैं 2018 से ब्यूरोक्रेसी के अंदर। उनका क्या होगा? उनके ऊपर वो कब तक रहेंगे? उनका क्या कॉन्ट्रैक्ट है? उनको भी रुखसत करें वहां से, क्योंकि उसमें भी एक भी व्यक्ति, उसमें आरक्षण लागू नहीं हुआ था। और दूसरा, उसमें 37 लोग सीधे कॉर्पोरेट से आए थे, जिसकी बात अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे, डॉक्टर राकेश पाठक, कि अंबानी अडानी के सब थे वो कॉर्पोरेट के सीधे। मसला ये है राजीव जी कि कॉर्पोरेट को अब ये मालूम है कि मोदी जी इस वक्त बहुत ताकतवर नहीं है, और क्या पता 5 साल चले ना चले, बैसाखियों पर हैं, तो वो अपना सब कुछ इनसे लागू करवाना चाहती है। एक बात। दूसरी बात जो यहाँ बार बार कही गई कि कॉर्पोरेट अब सीधे ब्यूरोक्रेसी में शामिल होना चाहता है। अब वो फाइलें लेकर घूमने या लियाजन ऑफिसर के थ्रू डील करना नहीं चाहता। वो पॉलिसी एडवोकेसी के रास्ते नहीं आना चाहता। वो सीधे ब्यूरोक्रेसी को ओन करना चाहता है। तो ये अगर कांग्रेस ने या यूपीए ने और इनके सहयोगी दलों ने दबाव डाल के अगर ये वापस किया है, तो ये बड़ी जीत है। पहली बात, कांग्रेस की बड़ी जीत है। और दूसरी बात ये कि सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो पहले कैसी थी, अब कैसी है, ये इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। लोगों की चेतना, सामाजिक चेतना एक इवॉल्विंग है, इसका विकास होता है समय के साथ। जब मंडल कमीशन आया तो बीजेपी उसको पंक्चर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लेकर आई, जिसको हम लोग जानते हैं सोशल इंजीनियरिंग।
सोशल इंजीनियरिंग के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाया गया कि आपको प्रतिनिधित्व देंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन सामाजिक न्याय नहीं होगा। अब वो सोशल इंजीनियरिंग का जमाना लग रहा है। सोशल इंजीनियरिंग की पार्टियां चुनाव हार रही हैं। बीजेपी के भी सोशल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को धक्का लगा है। सामाजिक न्याय पे इनको आना पड़ेगा और सामाजिक न्याय पे नहीं आ सकते। केवल बात यही खत्म नहीं होती राजीव जी। आप देखिए कि पूरा बीजेपी का जो सिस्टम है, चाहे वो आरएसएस का हो चाहे बीजेपी का हो, अभी उत्तर प्रदेश सरकार का 68,000 शिक्षकों का आदेश निरस्त किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। उसमें 18,000 SC ST 59,000 18,000 SC ST कैंडिडेट्स का आरक्षण चोरी किया गया था। 18,000 हाईकोर्ट ने अगर निरस्त नहीं किया होता तो हो जाता ये। तो हर स्तर पर ये आरक्षण का विरोध इनको करना ही है। संविधान बदल कर नहीं कर सकते, राजनीतिक रूप से ठीक नहीं होगा। संविधान बदलने के लिए मैंडेट नहीं है और संविधान का वो हिस्सा बदला भी नहीं जा सकता। लेकिन पीछे के रास्ते से आरक्षण को खत्म करने का पूरा काम होगा और हो रहा है। यही मोदी जी की मंशा है। और आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी कितना भी विपक्ष दबाव डाले, ये तो उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन जातिवाद जनगणना नहीं घोषित करेंगे। जनगणना ही हो सकता है कि ना घोषित करें जी। इसी चक्कर में जनगणना नहीं करवा रहे। तो जातिवाद जनगणना की घोषणा जो है वो इनसे दबाव डालना चाहिए कि जातिवाद जनगणना हो। और दूसरा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया क्रीमी लेयर वाला, ये क्रीमी लेयर का फैसला भी जो है वो धीमे धीमे आरक्षण को खत्म करने का ही एक रास्ता है। और इसके खिलाफ भी कल भारत बंद है, आंदोलन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कुल मिला के राजीव जी ये है कि मोदी साहब इस वक्त उनके ऊपर जो एक लेबल चिपक गया आरक्षण विरोधी होने का, उस लेबल को वो तभी छुड़ा सकते हैं जब जातिवाद जनगणना की घोषणा करते हैं। बिल्कुल। और जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं उसको भरें। ये दोनों काम मुझे शक है कि मोदी जी कर पाएंगे राजीव जी। बिल्कुल, ये दो बहुत महत्वपूर्ण, जाति आधारित जनगणना ही नहीं बल्कि जनगणना करवा लें मोदी सरकार, क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद 2021 में जनगणना होना था, लेकिन वो उस समय कोरोना के कारण और उसके बाद अब कोरोना खत्म है, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, तो इसकी घोषणा क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि अभी पिछले 2-2.5 महीने में आखिर क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी को बार बार बैकफुट पर आना पड़ रहा है, अपने ही लिए गए निर्णय को वापस लेना पड़ रहा है। इसके पीछे की कहानी क्या है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ विपक्षी दल क्या कर रहे हैं, उनकी क्या तैयारियां हैं, और इनमें सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका में अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और इन सब की क्या रणनीतियां आगे हैं। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं शकील जी, जरा कांग्रेस का एंगल बताइए, कांग्रेस क्या कुछ कर रही है। आप लगातार कांग्रेस कवर करते हैं, आपसे बेहतर कौन बताएगा। मुझे जरा ये समझना है, कल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जहां तक आप बेहतर बताएंगे, 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, उसके बाद अब पता नहीं, क्योंकि चंपाई सोरेन जी यहां से अब उल्टे पांव वापस जा चुके हैं और कोलकाता गए हैं, अभी वहां क्या होगा पता नहीं, लेकिन यहां अभी दाल नहीं गली है, ये कहा जा रहा है। कुछ चीजें जो मांगी जा रही थी, 5, 6, 7 उनके साथ विधायक हों, कुछ और हो, कुछ तोड़ फोड़ कर पाए, वो सब चंपाई सोरेन नहीं कर पाए। लेकिन चलिए चंपाई सोरेन पे नहीं आते हैं, फोकस्ड ऑन कांग्रेस पार्टी। अभी आज की तारीख में संगठन में भी सुनने में आ रहा है कि बदलाव होने जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि ये आपके जरिए समझेंगे तो शायद नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी पर, उनकी सरकार पर कितना दबाव कांग्रेस की तरफ से बन रहा है और बनने जा रहा है, ये शायद समझ में आए। प्लीज बताइए। देखिए राजीव जी, कांग्रेस आज बहुत खुश है। ये जो लेटरल एंट्री के ऊपर सरकार को
अपना विज्ञापन वापस लेना पड़ा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो उन्होंने एड दिया था, जो विज्ञापन दिया था, वो भी उन्होंने वापस ले लिया है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसानों पर नरेंद्र मोदी को माफी मांगना पड़ी थी। और आप ये भी देख लीजिए कि जिस तरह किसानों पर भक्तों को नीचा दिखाया गया था, भक्तों ने ये महसूस किया था कि प्रधानमंत्री मोदी के कदम वापस खींचने से हमारी बेइज्जती हो गई, उसी तरह इस लेटरल एंट्री के मामले में हुई। आज सुबह सुबह तक वो सब ये बताने की कोशिश कर रहे थे, ये तो कांग्रेस ने भी किया था, ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था। अरे नील केणी जैसा एक आदमी तो आप लाके बता दीजिए इस लेटरल एंट्री के जरिए, जबकि वो लेटरल एंट्री थी भी नहीं। आज हर चीज में आधार यूज कर रहे हैं आप। पिछले 10 साल में अगर आधार में जरा सी भी कमी होती तो आप उसको हटा देते, हटा ही नहीं सकते। और वो आधार किसने बनाया था? मनमोहन सिंह की सरकार ने, और उसके लिए नीलकणी को लाया था। सेम पित्रोदा जैसा एक आदमी आईटी सेक्टर का बता दीजिए। और ये सब कोई लेटरल एंट्री नहीं थी, जैसा कि हमने पहले बताया कि विशेषज्ञ के तौर पे इन्हें गवर्नमेंट ऑफर देती थी। और 2 या 3 क्षेत्र थे इसमें प्रमुख रूप से, एक वित्त था, एक लॉ का था, एक इंजीनियरिंग का था, इन क्षेत्रों में। और उन्हें जो है वहां पे सलाहकार की हैसियत से विशेष प्राधिकरण बना के नियुक्त किया जाता था। कोई एप्लीकेशन नहीं देता था जिस तरह भी एप्लीकेशन देना पड़ रही है, और न वो क्वार्टर में हुआ करते थे। तो वो तो एक मामला ही बिल्कुल अलग किस्म का था। वो बिल्कुल उस तरह का मामला था कि जैसे आज भी कोई किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ को बुलाए और कहे कि आप हमारे साथ आइए, काम करिए। मुख्यमंत्री लोग करते हैं, प्रधानमंत्री लोग करते हैं, लेते हैं अपने साथ। वो कोई लेटरल एंट्री नहीं कराती है। तो इस लेटरल एंट्री की वापसी जो मोदी जी को करना पड़ी है, ये एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। भक्त तो इतने बड़े सदमे में है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह मोदी जी के फैसले को जस्टिफाई करें। कर तो रहे हैं, उनका काम है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं उसको। तो कांग्रेस जो है आज वाकई बहुत खुश है। और जैसा कि देखिए आप, राहुल एक इशू को लेकर आज गए, और राहुल इस इशू को दलित की हत्या हो, ओबीसी की हो या किसी की भी हो, उन्होंने तो कलकत्ता में जो बंगाल का मामला था जिसमें ये सब कह रहे थे, उसमें भी बोला ना उन्होंने, तो उसमें भी सवाल उठाए ना उन्होंने। तो राहुल जो है वो किसी भी मामले में कहीं भी सवाल उठाने से नहीं चूक रहे हैं। बहुत शोर मचा रखा था कि राहुल इस पर क्यों नहीं बोलते हैं। राहुल ने कलकत्ता पे भी बोला। लेकिन मोदी जी क्या पहलवान लड़कियों के साथ जो हुआ उससे बोल पाए, मणिपुर जा पाए, हाथरस की बात कर पाए? शकील और जी, अंकिता भंडारी का केस। शकील जी कल तो ये कांग्रेस की बैठक हुई। शकील जी कल कांग्रेस की बैठक, वो क्या चीज की बैठक थी, जरा ये बताइए। और अभी जब ये जम्मू कश्मीर जा रहे हैं तो वहां से क्या उम्मीदें हैं, और चुनाव को लेकर क्या रणनीतियां चल रही हैं कांग्रेस पार्टी की? तो एक ही कनेक्शन है। कल जो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी, वो स्क्रीनिंग कमेटी इसीलिए बनी है कि जो 4 राज्यों में चुनाव हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए। और ये 4 राज्यों के साथ में जैसा कि सुन रहे हैं, एक आध राज्य और भी हो सकता है कहीं, शायद बिहार में भी इनको जल्दी हो रही है, बिहार में भी करवा दें इन 4 राज्यों के साथ वो चुनाव, क्योंकि कल को उनको लगता है कि नीतीश कुमार भी इनके साथ नहीं रहेंगे। तो ये जो राहुल गांधी और खड़गे जी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर में इन्होंने अभी अपना अध्यक्ष बदला है। देखिए, बीच चुनाव के टाइम, चुनाव घोषणा के बाद आमतौर पे अध्यक्ष नहीं बदले जाते हैं, लेकिन वहां पे वो जिस तरह से कर्रा साहब को लाए हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कर्रा की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि वो हर तरह से दक्षिण पंथ के, प्रतिक्रियावाद के और बीजेपी जैसी ताकतों के खिलाफ हैं। जब पीडीपी ने बीजेपी से समझौता किया था और बीजेपी सरकार में शामिल हुई थी जम्मू कश्मीर की, तब कर्रा ने पीडीपी छोड़ दी थी। ये बेसिकली पीडीपी के आदमी हुआ करते थे, और आज ये कांग्रेस में है। दूसरा एक खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जो समझौता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है।
देखिए, लोकसभा में महबूबा मुफ्ती के साथ में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समझौता नहीं हो पाया था। महबूबा को अकेला अपना चुनाव लड़ना पड़ा था अनंतनाग का, और वो हारी भी थी। लेकिन अब हालत क्या है कि देखिए, जम्मू क्षेत्र के अंदर जो है कांग्रेस के 2 कैंडिडेट चुनाव लड़े थे और दोनों ने अच्छी लड़ाई लड़ी। हारे वो जरूर, लेकिन कम मार्जिन से। और कश्मीर की 3 सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सहयोगी था कांग्रेस का उसने जीती, और लद्दाख की सीट जो अब तो अलग राज्य कर दिया, मगर वो भी जीती गई। अब समस्या सबसे बड़ी क्या है कि क्या वहां पे ये तीनों पार्टियां आपस में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ पाएंगी? ये बड़ा जरूरी है। देखिए, जम्मू के अंदर जो डिलिमिटेशन कराया बीजेपी ने, और उसमें उसने अपनी सीटें बढ़ा ली हैं। वो सोचती है कि जम्मू के जरिए वो सरकार अपनी बना ले, लेकिन किसी तरह भी संभव नहीं है। कश्मीर से भी सीटें आना बहुत जरूरी है। अब कश्मीर से सीटें कैसे आएंगी? वो सोचती है कि गुलाम नबी आजाद के जरिए कुछ सीटें ले लें, कुछ और लोगों को चुनाव लड़वाएगी, वो उनके जरिए सीटें ले ले। लेकिन अगर वहां पे ये तीनों पार्टियां मिलकर लड़ लेती हैं तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गुलाम नबी आजाद तो कहीं रहेंगे ही नहीं। और जम्मू में भी देखिए, लोग ये समझते हैं कि बीजेपी है, बीजेपी को पिछली बार वहां शायद 25 सीटें मिली थी, अभी हम देख के बता सकते हैं आपको कितनी मिली थी। तो अब जो है उससे ज्यादा सीटें मिलना बीजेपी के लिए संभव नहीं है वहां पे। क्यों? क्योंकि हालत क्या है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे उसमें एक भी पूरा नहीं हुआ। सबसे पहला वादा उसने नोटबंदी के समय किया था वहां पे कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। फिर जब 370 हटाया तब कहा था कि अब तो हो ही जाएगा। लेकिन जम्मू के अंदर ही सबसे ज्यादा आर्मी के ऑफिसर मारे जा रहे हैं। देखिए, एक फर्क समझना बड़ा जरूरी है कि जब मुठभेड़ होती है या आतंकवादी हमला करते हैं तो मारे जाते हैं हमारे सुरक्षा बल के लोग, लेकिन ऑफिसर का मारा जाना कोई सामान्य घटना नहीं होती है। बहुत बड़ी घटना मानी जाती है आर्मी के अंदर, और आर्मी के ऑफिसर मारे जा रहे हैं। तो ये जो है, देखिए, अब जो है जम्मू में 43 सीटें हो गई हैं और 47 कश्मीर में है। कुल टोटल 90 हो गई है। ये डिलिमिटेशन के बाद में 90 सीटों में चुनाव होना है। तो इस 90 सीटों में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 46 चाहिए, जो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इन तीनों को अगर ये मिलकर लड़ते हैं तो इनकी स्थिति बहुत अच्छी रहने की संभावना है। और राहुल गांधी और खड़गे जी जो जा रहे हैं वो इसीलिए जा रहे हैं कि वहां पे किस तरह से समझौते की सूरत बनती है, क्या होता है क्या नहीं होता। हम आपको पिछले चुनाव को बता दें, और देखिए एक बार बड़ी इंपॉर्टेंट है, कश्मीर का जिक्र हुआ है कि चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, इतना लंबा टाइम कभी नहीं हुआ कि 10 साल का गैप रहा हो। तो पिछली बार जो चुनाव हुए थे 14 में, उस वक्त पीडीपी को 28 सीटें थी और बीजेपी को 25 थी। हमें ठीक याद है, 25 ही थी, बीजेपी को 25 थी। लेकिन अब बीजेपी को 25 सीटें जम्मू से मिलना बहुत मुश्किल चीज है। अब यह संभव नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए जम्मू के अंदर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का असर है। कांग्रेस का तो बहुत बड़ा असर है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी अपने पॉकेट हैं जी। तो वहां पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलके जम्मू क्षेत्र की जो 43 सीटें हैं वहां बड़ी कड़ी टक्कर देगी बीजेपी को। तो कांग्रेस का वहां जाना, और खासतौर से दोनों बड़े नेताओं का, इनसे बड़े नेता कौन होंगे, वहां जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो 4 राज्यों के चुनाव हैं, इसमें कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। चलिए उन सब पे बात करें। और अगर शकील जी प्लीज। शकील जी, थोड़ा सा जो हम लेटरल एंट्री की बात कर रहे थे, थोड़ा समझना चाह रहा था मैं, समय कम है इसलिए, क्योंकि और भी साथी हैं। 4 राज्यों, उसमें से खासकर 2 राज्यों और जिसकी घोषणा हो चुकी है उस पर हम फोकस्ड रहेंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस की रणनीतियाँ क्या है, ये हम आपके जरिए समझना चाहते थे। कांग्रेस और खासकर ये दोनों नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जा रहे हैं कल जम्मू कश्मीर 2 दिवसीय यात्रा पे। उसके क्या मायने हैं, और यहाँ से जम्मू कश्मीर को साधने की कोशिश है या कुछ और राजनीति है, रणनीति है, क्योंकि वो एरिया बॉर्डर एरिया है, और इसलिए भी ये आपसे जानना चाह रहा था। आप बहुत विस्तार से बता ही रहे थे, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं शकील जी? एक लास्ट बात और कह दे, इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ये कश्मीर के बारे में क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, और यहां बैठ के कांग्रेस के नेता भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन सही इंफॉर्मेशन वहां ग्राउंड पे जाकर ही मिल सकती है। और इसलिए बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत जरूरी है कि दोनों जम्मू भी जाएंगे, कश्मीर भी जाएंगे, और वहां उनको
खुद अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, जनता से मिलके इस बात की जानकारी मिलेगी कि वहां वास्तविक स्थिति क्या है। तो कश्मीर के मामले में यह काम प्रधानमंत्री मोदी जी को भी करना चाहिए। हम बहुत दिनों से कह रहे हैं, हर प्रधानमंत्री ने किया है, मोदी जी नहीं करते हैं। ग्राउंड पे जाके वहां की असली स्थिति की जानकारी करना। मणिपुर भी नहीं गए, तो ये काम जो राहुल गांधी और खड़गे जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वहां वो खुद अपनी आंखों से देख के, लोगों से मिलके जानकारी लेंगे। जी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या कांग्रेस की रणनीतियां यहाँ भारी पड़ रही हैं? क्या विपक्ष की रणनीतियां भारी पड़ रही हैं? आज हम लेटरल एंट्री या यू टर्न सरकार की बात कर रहे हैं। क्या इन रणनीतियों गतिविधियों में हम आने वाले चुनावों को भी देखेंगे? चुनाव में वहाँ यू टर्न की बात नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे अभी हमने देखा कि आज ही बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए घोषणा कर दी है, और उसमें राज्यसभा के, और उसमें किरण चौधरी जो बीजेपी में आई थी अभी, उनको राज्यसभा भेज रही है, और ऐसे और भी बहुत सारे निर्णय देखे जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, उधर अखिलेश यादव जो 2 अक्टूबर से, अभी आपने उनका ट्वीट देख लिया, 2 अक्टूबर से आंदोलन करने जा रहे थे, उन्होंने स्थगित कर दिया है। मतलब एक साथ ये चौतरफा वार जो है विपक्षी दलों का, क्योंकि अब कोलकाता का मामला भी अब आज से सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ थोड़ा ठंडा कर दिया है। अब बदलापुर का मामला सामने है, आप लोगों ने देखा। कोलकाता का मामला आज सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ एक कमेटी गठित कर दी है। तो इन सब को देखा जाए, कैसे आप देखते हैं कि यहाँ से क्या विपक्ष बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ दबाव बना पा रहा है, ये माना जाए? निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, देखिए, सिर्फ 2 महीने 10 दिन की सरकार में 4 बार बैकफुट पर आना पड़े, इसका अर्थ ही है कि विपक्ष बहुत ताकतवर है। नैतिक जीत होती है। देखिए राजीव जी, इससे कोई फैसला वापस लेने से न सरकार गिर रही है, न सरकार अस्थिर हो रही है, लेकिन एक तो उसके अपने समर्थकों में ये संदेश जाता है कि वो जो अपेक्षा कर रहे हैं अपनी सरकार से, सरकार पूरी नहीं कर पा रही, सरकार कमजोर है, सरकार अपने स्टैंड पर कायम नहीं रह पाई। ये संदेश ही बहुत भारी पड़ता है सरकार की। नरेंद्र मोदी का इकबाल ही इस बात से था कि वे जो चाहते थे वो करते थे। 2 बार उन्होंने 10 साल में जिस तरह सरकार चलाई, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से नहीं पूछा। नोटबंदी का फैसला करते समय दुनिया में किसी को नहीं मालूम था कि नोटबंदी होने जा रही। कोई भी कानून बनाते समय संबंधित पक्षों से बातचीत करना जरूरी नहीं समझते थे कभी कोई, लेकिन अब 2-2.25 महीने में उन्हें 4 बार अपने कदम पीछे हटाना पड़ेगा। तो ये बार बार अगर विपक्ष अपनी ऐसी नैतिक जीत दर्ज कराता रहा, तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी अपने समर्थकों में अपनी जमीन खोना शुरू कर देंगे। आप आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, 2 राज्यों की तो घोषणा हो चुकी है, उनमें भी इस बात का मैसेज जाएगा। देखिए, हरियाणा में जब कांग्रेस प्रचार पर उतरेगी तो सारी चीजें गिनाएगी कि देखिए, किसान विरोधी कानून पिछली सरकार में वापस लेने पड़े थे, तो उसमें आपको 1.25 साल लगा था आंदोलन करने में, यहाँ तो 1.25 दिन में हमने कानून वापस करवा दिया। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि धारा 300 अनुच्छेद 370 हटाने की जो भी वो गौरव गाथा गाती रही है, उसे वहां की जनता मानती है या नहीं मानती है, ये चुनौती है। यहाँ आपने जो ठीक किया था वो ठीक किया था, और इसका पैमाना तो वोट होता है लोकतंत्र में। यही एक सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है कि किसी भी सरकार या किसी भी नेता द्वारा किए गए काम, उसके फैसलों पर जनादेश की जो मुहर लगती है, उसका जो सील ठप्पा लगता है, वही अंतिम है। तो अभी नरेंद्र मोदी के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही। विपक्ष के साथ एक सकारात्मक पहलू ये है कि वो पूरा अपने कुनबे के साथ एकजुट है, मुद्दों पर उसकी नियत दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट है, उसको मालूम है आरक्षण की लड़ाई लड़नी है। अभी प्रशांत जी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के साथ बड़ी दिक्कत हो गई कि उनके ऊपर एंटी आरक्षण वाला, आरक्षण विरोधी होने का तमगा लग गया, लेबल लग गया। पर ये लेबल लगा तो उन्हीं के लोगों की वजह से, चाहे अयोध्या के भूतपूर्व सांसद लल्लू सिंह हो, ज्योति बिरला हो,
चलते लोकसभा चुनाव में कम से कम 6 प्रत्याशियों ने, या तो प्रत्याशी या सांसद या भूतपूर्व सांसद या निवर्तमान सांसद, उन लोगों ने ये भाषण दिए कि हमको 400 सीट मोदी जी को दीजिए, संविधान बदल के दिखा दिए। अब जो छटपटाहट है राजीव जी, आज के इस फैसले के बाद आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं कि मोदी के समर्थक समझ पा रहे हैं न समझ पा रहे हो, लेकिन नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अगर आरक्षण विरोधी होने का तमगा उनके कंधे पर, उनके माथे पर यह सील लगी रही, तो आने वाले हर चुनाव में इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और विपक्ष की यह कामयाबी है, उसने ये नैरेटिव बना डाला। राहुल गांधी ने, इंडिया गठबंधन ने, तमाम नेताओं ने लोगों के जेहन में ये डाल दिया, समाज के एक बहुत बड़े तबके, बहुत बड़े वोटर समुदाय के बीच ये संदेश पहुंचाने में विपक्ष कामयाब रहा है कि मोदी जी को जिस दिन मौका मिल गया उस दिन वे आरक्षण खत्म कर देते। चाहे लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, चाहे वो कृषि अनुसंधान विभाग में भर्तियों का हो, हर बार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अपनी गलतियों से अपनी जमीन खोते जा रहे हैं। जी राजीव जी बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, ये कितना मुश्किल है, जीएसटी, नोटबंदी, इतने बड़े बड़े फैसले लेने वाली और तीनों कृषि कानून, उसके लिए 13 महीने तक 750 किसानों की जान चली गई, 13 महीने वो सड़क पे रहे, हम लोग लगातार कवर कर रहे थे उस दौरान, और अब अपने ही लिए हुए फैसले को वापस लेना पड़ रहा है। कितना मुश्किल होगा ये समय? जी, यही जो जिसकी चर्चा हम लोग राजीव जी बार बार करते हैं कि जो ब्रांड मोदी है वो किस तरीके से परत दर परत जो है वो कमजोर हो रहा है। जो 56 इंच की छाती जैसा एक, जिसको कहें कि बहुत ही पित्त सत्तात्मक पुरुषवादी एक बनाया गया इमेज, 56 इंच का मर्द, ये पुरुषवादी इमेज है, और उस पुरुषवादी इमेज को लेकर आगे चल रहे थे, वो धीमे धीमे अब खत्म हो रहा। और मुझे लगता नहीं कि इस विधानसभा चुनाव तक वो ऐसा बच पाएगा कि जो वोट भी ला पाए। हमने पिछले भी देखा कि मोदी साहब ने बहुत सारा हिंदू मुसलमान किया, नफरत, पूरा चुनाव उन्होंने हिंदू मुसलमान पर लड़ा। मुस्लिम लीग, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान सब आया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का बताते रहे, घुसपैठिया बताते रहे। जहां जहां उन्होंने नफरत वाले भाषण दिए, इंक्लूडिंग गुजरात, वो चुनाव बीजेपी हारी है। तो इसका मतलब है कि ब्रांड मोदी और हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स अब नहीं चल रही है। सामाजिक न्याय या सोशल इंजीनियरिंग को लेकर जो बेवकूफ बनाने की राजनीति थी वो भी अब नहीं चलेगी। अब वास्तविक रूप से आपको सामाजिक न्याय की राजनीति करनी पड़ेगी अगर आपको टिके रहना है। तो वो उनको, मोदी साहब को न आरएसएस, न कॉरपोरेट और न ही वो जातिवादी हिंदू अपर कास्ट, इनको वो करने देगा। वही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेटरल एंट्री में भी राजीव जी बड़ी चतुराई की गई है, उस पर भी सजग रहने की जरूरत है। लेटरल एंट्री एक नीति के तौर पर वापस नहीं ली गई है, केवल ये चिट्ठी वापस ली, विज्ञापन वापस लिया गया है। वो उसमें आरक्षण, टोकन आरक्षण के साथ वो वापस ला भी सकते हैं, यानी वो कॉर्पोरेट के ही माध्यम से आएगी। और उसमें भी जो संभावना है वो ये है कि लेटरल एंट्री में आरक्षित जगहें भी होंगी और सामान्य जगहें भी होंगी। सामान्य कैंडिडेट मिल जाएंगे और आरक्षित कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। वो भर्तियां खाली रहेंगी, जैसे कि लाखों भर्तियां खाली है सरकार में, केंद्रीय सरकार में, वो हमेशा के लिए खाली रहेंगी। तो केवल संख्या कम होगी, लेटरल एंट्री का वो रास्ता। उसके लिए ये भी कह सकते हैं कि चूंकि आरक्षित सीटों पर एंट्री नहीं आई है, इसलिए उसे सामान्य से हम भर देते हैं, आ गए वहीं। कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो मतलब ये कि ये अभी केवल टैक्टिकल विड्रॉल है कि विरोध हो रहा था तो हमने वापस ले लिया, लेकिन वो भी कमजोरी दर्शाता है। तो और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा राजीव जी चर्चा करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपकी बात का जवाब भी दूंगा। हिंदू में आज के एक लेख छपा
सोनिया गांधी का, और वो बहुत महत्वपूर्ण लेख है जिसमें सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी के टोकनिज्म वाले राष्ट्रवाद को जो है एक्सपोज कर दिया। और जो घर घर तिरंगा, उस पर दो बातें। एक तो पहली बात कि घर घर तिरंगा कैंपेन इस बार फ्लॉप रहा है, उसकी वो अपील नहीं रही है जैसी कि उम्मीद थी, पहली बात। दूसरी बात कि फ्लैग कोड में अमेंडमेंट किए गए और उसमें सिंथेटिक यान भी जोड़ा गया, यानी झंडा आप सिंथेटिक यान का ही बन सकता है, और वही झंडे बने प्लास्टिक के, वो यान चाइना से मंगवाया गया। तो चाइना के यान के तिरंगे झंडे घर घर झंडे के नाम पे बिके, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, किसके पेट पर लात पड़ी? हमारे देश के बुनकरों पर, खादी पर, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक था। खादी, याद कीजिए कि हम लोग के स्कूल में जब हम झंडा लेने जाते थे या जब भी हम लोगों ने झंडा लिया, हम लोगों ने हमेशा गांधी आश्रम से झंडा लिया, और कहीं झंडा मिलता भी नहीं था क्योंकि झंडा खादी का ही होता था, ब्लैक कोट में था। ये बहुत महत्वपूर्ण लेख आज सोनिया गांधी का आया है, जो मोदी साहब की इस राष्ट्रवाद के जरिए चाइनीज कंपनियों को फायदा दिलाने के रास्ते को एक्सपोज करता है। ये भी लेटरल एंट्री है कि किस तरीके से राष्ट्रवाद की आड़ में, और यही हिंदुत्व की राजनीति राजनीति कि भावनात्मक मुद्दों में हिंदू मुसलमान करके आप कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाओ, विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाओ, और ये नरेंद्र मोदी का ब्रांड अब चल नहीं पाएगा, अब एक्सपोज हो गया है। और इसीलिए आप देखिएगा कि विधानसभा के रिजल्ट के बाद चीजें बड़ी तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर बदलेंगी। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आलेख की आप बात कर रहे हैं, आज हिंदू में यह आलेख है सोनिया गांधी का, बहुत महत्वपूर्ण आलेख, और उसमें इन्होंने कैसे ये खेल खेला गया है, पॉलिस्टर के झंडे को एक नए उसमें 2022 में लिखती हैं सोनिया गांधी कि 2022 में हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सरकार ने मशीन निर्मित पॉलिस्टर को शामिल करने के लिए कोड में, जो झंडे का कोड है उसमें संशोधन किया। ये दिनांक 31/12/2021 के अपने आदेश के माध्यम से, और साथ ही पॉलिस्टर को जीएसटी से छूट दी गई। ऐसा करके, और ये पॉलिस्टर यार्ड मंगाया कहाँ से जा रहा है? तो ये मंगाया जा रहा है चाइना से, और बनाया कहाँ जा रहा है? तो हिंदुस्तान में। बनाने वाली कंपनियां कौन सी हैं जरा पता लगवाइए, तो वो कंपनियां गुजरात की हैं। और ये हालांकि इसको लिखा उन्होंने नहीं है, ये जो जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर सोनिया गांधी लिखती हैं कि जीएसटी में और इस पॉलिस्टर यान पर छूट दी गई, और लेकिन खादी पे छूट नहीं है, खादी पे जीएसटी लागू है, ये आप लोगों को पता होगा। तो ये बहुत मज़ेदार है, जीएसटी का बोझ कैसे लादा गया दूसरी चीज़ों पे, और कैसे ये गोरख धंधा चल रहा है। सप्ताह भर हर घर तिरंगा के नाम पर तिरंगा बेचने का और उससे लाभ फायदा कमाने का एक धंधा चल रहा है। सोनिया गांधी का ये आलेख आज का बहुत इंपॉर्टेंट आलेख है उस लिहाज से भी, और कैसे खादी जो है, जो हमारी स्वतंत्रता की पहचान है, वो खोती जा रही है, और उसमें सरकार उस पहचान को खोने में कैसे मददगार साबित हो रही है। नरेंद्र मोदी के बहुत सारे जो फैसले हैं वो कैसे जो हमारा जो तिरंगा का जो कोड है, फ्लैग कोड, उसको चेंज करते हुए और कैसे आगे बढ़े हैं, और चीन के साथ अंदर खाने कैसे बिजनेस चल रहा है, वो सब कुछ है। हेमंत कुमार जी, ज़रा आपसे भी समझो, एक थोड़ा सा डाइवर्शन लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था, चूँकि सोनिया गांधी का ये आलेख आज हिंदू अखबार में आया हुआ, उसका जिक्र करना यह ज़रूरी था। लेकिन हम चर्चा अब समापन पे हैं, 2-3 मिनट 4 मिनट का समय है, ज़रा आपके पास और फिर अनिल जी के पास क्लोजिंग के लिए आऊँगा। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, लैटरल एंट्री। लेकिन एक जो यहाँ पर बात जिसकी तरफ इशारा हमारे तमाम आप सारे साथी, आपने भी कहा, शुरुआत में आपने इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से रखा भी था कि ये सिर्फ और सिर्फ रोका गया है एक विज्ञापन को। लेकिन इस विज्ञापन को रोकने के बाद, जिसमें कहा गया है कि संविधान में आरक्षण की जो बातें कही गई हैं, संविधान में जितनी सारी चीज़ें
चीज़ें हैं उन सब का यहाँ पर पालन हम करना चाहते हैं, यानी कि आगे आप एक और लाएंगे विज्ञापन, और उस विज्ञापन में आरक्षण का मसला भी होगा, उस विज्ञापन में तमाम चीज़ें होंगी। क्या ऐसा ही हाल दूसरे बिलों का भी होने वाला है जिसको लेकर विपक्ष खुश होता है, चाहे वो ब्रॉडकास्ट बिल हो, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल हो? ये भी तो हो सकता है हेमंत जी। राजीव जी, मुझे लगता है कि सरकार के सामने जो संकट है वो ये है कि ये राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से लेकर के और उसके बाद संसद में मोदी जी को, उनकी सरकार को और उनकी पार्टी को पूरी तरह से ये जनता के बीच में इस रूप में स्थापित कर दिया है कि ये आरक्षण के विरोधी हैं, ये संविधान के विरोधी हैं। इनके ऊपर ये भी पूरी तरह से फिट कर दिया है कि पूरा हिंदू समाज नरेंद्र मोदी जी नहीं है, पूरा हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और ये जो संसद के बाहर कह रहे थे वही बात इनको संसद के भीतर कह रहे हैं। इनके ऊपर ये पूरी तरह से स्थापित कर दिया है कि संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग से लेकर के तमाम सीबीआई, आईटी और ईडी तमाम संस्थाओं का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं। ये आरएसएस को लेकर के कैसे तमाम जगहों पर आरएसएस के लोगों की भर्तियां कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि ये संविधान के अनुसार देश नहीं चला है, ये आरएसएस की मर्जी के अनुसार ये देश को चलाना चाहते हैं। अब ये खबर आई अभी हाल में कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं उन्होंने कहा है कि हम पैसे का संकट झेल रहे हैं और इसलिए जो हमारी बहुत सारी संपत्तियां हैं वहां से किराया वसूली हो और कुछ संपत्तियों को हम लीज पर दे दें। तो ये बताइए कि एक तरफ जिसको आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट कहते हैं उसके लिए पैसा नहीं है आपके पास, उनके संसाधनों को, उनकी जमीन को, उनके एसेट्स को आप चाहते हैं कि इनको गिरवी रख दिया जाए, उनको चढ़ा दिया जाए किराए पर। तो ये जो संकट जो पैदा हुआ है, तो इस संकट में राहुल गांधी ने इस बात को पूरी तरह स्टैब्लिश किया है और ये इनके लिए दिक्कत ज्यादा परेशानी पैदा करता है। तब ये इनको हमेशा कोशिश करनी होती है कि हम अपने आप को साबित करें कि नहीं हम जो है आरक्षण की चिंता हम भी कर रहे हैं, हम भी संविधान की चिंता कर रहे हैं। इसलिए जब ये संसद में जाते हैं तो संविधान की कॉपी उठा करके माथे पर लगाना शुरू कर देते हैं, कभी ये संसद के सामने साष्टांग हो जाते हैं। तो ये देश को एक तरह से धोखा देना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इसको पकड़ लिया हुआ है बहुत मजबूती से, और बार बार लोग के मजाक उड़ाए जाने के बावजूद उनके अपने लोगों को लगता है कि राहुल गांधी एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी मानते नहीं है। वो लगातार इसी पर स्ट्राइक करते हैं और इसी से तिलमिलाते भी है। उन्होंने साबित किया कि लोकसभा के स्पीकर कैसे वो अपनी गरिमा का ख्याल नहीं रखते हैं और प्रधानमंत्री जी के सामने दंडवत हो जाते हैं, कैसे राज्यसभा के सभापति महोदय जो सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ करके और विपक्ष को सरकार की तरफ से जवाब देना शुरू कर देते हैं, लोगों का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो स्थिति आई है, इस स्थिति में जो ये सब जो बिल वापस लिए जा रहे हैं, निश्चित रूप से विपक्ष आज की तारीख में मजबूत है। लेकिन ये मैं समझता हूं कि बीजेपी और आरएसएस आज की तारीख में ये उनको चुनौती मिल रही है, लेकिन उनका जो पूरा डिजाइन है उस डिजाइन में वो अब इतने शातिर हैं कि उसको बहुत जल्दी वो अपनी हार कबूल नहीं कर सकते हैं। उनको लगता है कि हमको कुछ टैक्टिकल लाइन लेकर के और इनसे भिड़ना चाहिए, इसीलिए वो टैक्टिकल लाइन जब देखा गया कि कल वो भारत बंद है, आज एन मौके पर ये निर्णय आया है। आप समझिए इसकी क्रोनोलॉजी को सब देखिए कि आखिरकार मकसद इसके पीछे क्या है कि ये चीजें लोगों के बीच में जाए और चीजें थोड़ा टोन डाउन हो। इनको पूरी तरह से रिपोर्ट है देश भर से कि अच्छा खासा विरोध कल होने जा रहा है। तो किसके खिलाफ जाएगा? ये इनके खिलाफ जाएगा। तो जो मैंने कहा कि जो पूरा जो इनके ऊपर इनके बारे में माहौल बन चुका हुआ है कि ये आरक्षण विरोधी हैं, ये संविधान के विरोधी हैं, लोकतंत्र के विरोधी हैं, तो ये चीजें जितना डिस्कस में आएंगी, जितना इसको लेकर के नारेबाजी होगी, जितना देश में माहौल बनेगा, इनके खिलाफ ही जाना है इन चीजों को। तो ये हमेशा टैक्टिकल लाइन लेकर के इसको टोन डाउन करने की कोशिश करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको टोन डाउन करने के लिए 100 सांसद उनसे मिलने के लिए कौन लोग थे उसमें? सारे के सारे इनके ही लोग थे, ज्यादातर उसमें इनके ही लोग थे जो अगुवाई कर रहे थे। बाकी लोग उसमें उस भीड़ का हिस्सा थे उसमें, ताकि वो माहौल बने कि नहीं प्रधानमंत्री जी इतने चिंतित है कि उन्होंने कह दिया कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है, न क्रिमिनल लागू होगा न छेड़छाड़ होगा, और जो होना है वो तो सामने होना शुरू हो गया है। तो ये एक माहौल बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में फिर अपनी पुरानी बात दोहराऊंगा कि ये जो खासकर लैटरल एंट्री के बारे में, इसमें विपक्ष को अड़ना चाहिए कि इसको एज ए पॉलिसी मैटर खत्म किया जाए। इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए लैटरल एंट्री। आप विशेषज्ञों को लाइए, बहुत सारा उदाहरण है, विशेषज्ञ लोग आए हैं और उन्होंने देश की अच्छी सेवा की है। वो कोई नौकरशाह बनकर के नहीं आए हैं, वो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ के रूप में सरकार में लाएगा, जिनका नाम अब आगे सब लोगों ने लिया। तो ऐसे लोगों को लाइए आप। ये ऐसे लोग आवेदन देकर आते हैं क्या? ऐसे आप कहिएगा ऐसे लोगों को आवेदन देकर आने के लिए, तो वो तो आपका लात मार देंगे उस पर। वो तो आवेदन देकर के जो लोग आता है, मैं समझता हूं कि विशेषज्ञ हो ही नहीं सकता है, किसी भी कीमत पर विशेषज्ञ नहीं होगा वो जो आवेदन देकर के आएगा। तो यहीं पर ही झूठ बोल रहे हैं कि हम विशेषज्ञों को लेना चाहते हैं। विशेषज्ञ आवेदन देकर के नहीं आता है, आवेदन देकर के तो नौकरी करने के लिए लोग आते हैं। तो ये चाहते हैं कि आरएसएस के लोगों को भरा जाए, उनको सीधे एंजॉय करने के लिए दिए जाए। उनको ठीक कहा शांत जी ने कि उनको लाइजनिंग की जरूरत क्यों पड़े, वो सीधे आकर के बैठे और निर्णय ले अडानी जी अंबानी जी के पक्ष में। तो ये चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष को और कांग्रेस को ये चाहिए कि पूरा नीतिगत रूप से इसको वापस लिया जाए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये इस लाइन पर मुझे लगता है कि रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर विपक्ष को मजबूत रहने की ज़रूरत है, लेकिन क्या कारण है कि बार बार नरेंद्र मोदी को यहाँ अपने निर्णय वापस लेने पड़ रहे हैं? और सवाल शुरुआत में जिस सवाल से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, उसी सवाल से ख़त्म करना चाहता हूँ। अनिल जी, क्या अब, क्योंकि पहले जीएसटी, नोटबंदी और ऐसे बहुत सारे थाली बजाओ ताली पीटो, जो चाहा वो करवाया, लेकिन अब जो चाह रहे हैं करवाना, उससे पहले आप 2 दिन 3 दिन में आप वापस हो जाते हैं। 1 घंटा भाषण देते हैं, भाषण के अंत में आपके पास एक चिट पहुंचता है और उसके बाद में आप बोलते हैं कि इसको जेपीसी में भेज दो। ये सब अब हो रहा है। आप इसको सिर्फ विपक्ष का दबाव मत समझिए। अभी चर्चा हुई इसकी हर घर झंडा, क्या हर घर तिरंगा जी हाँ, हर घर तिरंगा जो है वो मैं उसको पहले ही एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने दिल्ली से फोन किया, बताइए ये क्या चल रहा है। और मैंने उसके बाद कहा उन्होंने, लेकिन उसके बाद फिर फोन आया उनका दोपहर में कि लेकिन देख रहा हूं कि मेरे यहाँ 500 घर हैं और इसमें से सिर्फ 5 जगह लगे हुए हैं। तो मैंने कहा क्या कि ये तो 1% हो गया। लेकिन उसके बाद कहा कि मैं जरा देख रहा हूँ अपने यहाँ पुणे में, तो मैंने अपने जहाँ हमारे आसपास की सारी बिल्डिंग, फिर शहर में गया तो वहां भी ध्यान दिया, कोई नहीं लगाया। वो जो इस बार पिछली बार जो हुआ था कि राम मंदिर के समय में जो झंडे लगाए गए थे, वो झंडे अभी भी धूल मतलब बारिश वगैरह में भींग भांग कर अभी भी टिके हुए हैं, कुछ उसमें से ज्यादातर। लेकिन इनका कोई लगाया ही नहीं, ये कॉल नहीं गया। इसका मतलब ये है कि वो ब्रांड का ही नहीं सवाल है, लोग डिस्कनेक्ट हो गया है पूरा। ये जो कनेक्ट था लोगों से वो खत्म हो गया है। तो ये भी एक बिग इश्यू है, क्योंकि अगर आपको रिस्पांस रहता है, लोगों का ये रहता है, समर्थन रहता है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाता है और आपका फोर्स भी फैसलों का बदल जाता है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि लोगों से कोई कनेक्ट नहीं रह गया। कोई ये हर घर तिरंगा वाला जो नहीं चला, मतलब आप सर्वे कर लीजिएगा, कहीं नहीं, कोई नहीं, किसी ने नहीं लगाया। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉल आप देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने जिनकी चर्चा की थाली बजाओ फलना, वो सब कर लिया था, उसमें लोगों ने कितना पागल होकर के थालियां बजा दी थी भाई। तो वो चेंज आया है, ये भी आप समझिए कि पब्लिक में जो है, लोगों के बीच में अब इनका ये नहीं रह गया, मतलब समर्थन नहीं रह गया है। और विपक्ष है, दोनों की वजह से ये जो कमजोरी दिख रही है, ये चौतरफा है और वो एक अंदरूनी कमजोरी है जो लोकतंत्र में जनता के समर्थन खो जाने से ही आती, मतलब इस तरह की कमजोरी आती है। बिल्कुल।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बहुत कुछ अभी हम आने वाले समय में देखेंगे। और लेटरल एंट्री ये मामला क्या यहीं समाप्त है या आगे कहानी और बढ़ेगी, जिसकी आशंका हम लोग यहाँ जता रहे हैं। और उसके साथ साथ आगे कौन कौन से और बिल आते हैं या जाते हैं ये भी ये देश देखेगा। और कितना दबाव में नरेंद्र मोदी की सरकार है ये भी हम देखेंगे। 28 तारीख को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल की पहली बैठक है, तीसरे कार्यकाल की मंत्रिपरिषद की पहली बैठक है। और मंत्रिपरिषद की बैठक वो पहली बैठक है। और क्या उससे पहले नरेंद्र मोदी ने इन जो बिल्स थे उसको वापस करके अपनी छवि को सुधारने की कोशिश की है, या कहानी कुछ और है? क्या राहुल गांधी का हथौड़ा कुछ ज़्यादा तेज चल रहा है? सोचिएगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अनिल सिन्हा जी आपका, डॉक्टर राकेश पाठक जी, शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी, हेमंत कुमार जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो बने हुए हैं आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हिरजी पटेल साहब हमारे साथ हैं, श्री किरण